नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस चल रही है रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्ज़ाम ऑफ बीएड, एमकॉम, बीकॉम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के। ओके, तो जो बच्चे बीकॉम करने के बाद बीएड करने जाएंगे तो उनको कॉमर्स के क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे, डेफिनेटली है। जो बच्चे एमकॉम करने जाएंगे या जो बच्चे 12th पास करने के बाद बीकॉम के लिए जाएंगे या जो बच्चे सीयूईटी में यूजी और पीजी में एडमिशन लेंगे, ओके, उन सब के लिए कॉमर्स की एकदम स्पेशल क्लासेस चल रही हैं हमारी रेगुलर शाम के 4 बजे, जिसमें हम लोग थ्योरी और एमसीक्यू दोनों पैटर्न से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो आज देखिए हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, और ये वीडियो नंबर हमारा 3 है। 2 वीडियो कॉर्पोरेट अकाउंट का करा चुका हूँ और बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ मैं थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के साथ। उसकी सारी की सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का क्वालिफाई करने का चांसेस रहेगा। ओके, और एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। देखिए हमारा यूज़र आईडी है स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, और कोई बच्चा अगर मेरे से पर्सनल कोई क्वेरी करना चाहता है तो वो मेरे से टेलीग्राम पे, मेरा पर्सनल टेलीग्राम का जो यूज़र आईडी है vikas_3, ओके, उससे पूछ सकता है। और पीडीएफ के लिए देखिए, थ्योरी की तो मैं पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड नहीं कराता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। थ्योरी आपको खुद कॉपी और पेन से एक एक पॉइंट नोट करके बनानी है। और बात रही एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू का जितना भी पीडीएफ का क्वेश्चन होता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का देखिए जो यूज़र आईडी है वो है स्वास्तिक 0421। ओके, तो वहाँ से एमसीक्यू की सारी पीडीएफ और जो इन्फॉर्मेशन होती है क्लासेस के रिगार्डिंग वो सब मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो टेलीग्राम का चैनल जल्दी से जल्दी आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वीडियो नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। तो जी देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है हमारा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन और उनका रिडम्पशन, बोले तो रीपेमेंट। तो चलिए आइए पहले देख लेते हैं कि हमारा प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। तो ये मैं देखिए ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेस में करा चुका हूँ, बट कोई नहीं, फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो नोन एज प्रिफर्ड स्टॉक, ओके, is an exclusive share options which enable shareholders to receive dividend announced by the company before the equity shares holder। ओके, जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं वह देखिए आपको जो डिविडेंड पे किया जाता है, क्लियर, वह आपका इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के पहले पेमेंट किया जाता है। यानी कि जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं इनको देखिए जो इनके लाभांश की पेमेंट होगी वो इक्विटी शेयर्स होल्डर के पहले होगी। यानी कि देखिए सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पेमेंट करेंगे उनका डिविडेंड, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर्स वाले पाएंगे। ओके, तो यानी कि इनका देखिए एक प्रेफरेंशियल राइट्स होता है कि डिविडेंड में इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, बाद में इक्विटी शेयर्स वालों को पैसे पेमेंट किए जाएंगे। तो बार बार कह रहा हूँ कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठिए ताकि प्रॉपरली नोट्स आप लोग बना सके। और प्रेफरेंस शेयर्स को देखिए हम लोग प्रिफर्ड स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। एमसीक्यू में बहुत अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को और किस नाम से जाना जा सकता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड्स द शेयर होल्डर्स विद द स्पेशल राइट to claim dividend during the company lifetime and also with the option to claim repayment of capital in case of wind up of the company। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर होते हैं इनको ये राइट्स मिला रहता है कि कंपनी के पूरे लाइफ टाइम तक, जब तक वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है, उनको डिविडेंड मिलता रहेगा एट फिक्स परसेंट। ओके, कंपनी हमेशा उनको पूरे लाइफ टाइम तक, जब तक वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है, उनको कंपनी डिविडेंड पेमेंट करती रहेगी। और जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, कंपनी का समापन हो रहा है, तो इनकी जो पेमेंट होगी उसमें भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। दैट मीन्स जैसे डिविडेंड में देखिए पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड पे किया जा रहा था, बाद में इक्विटी शेयर्स वालों को पेमेंट किया जा रहा था। उसी तरह जब कैपिटल के पेमेंट की बात आएगी, जब कंपनी का समापन होगा, कंपनी का लिक्विडेशन होगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर वालों को पहले उनका कैपिटल पेमेंट होगा, बाद में जो पैसे बचेंगे उससे इक्विटी शेयर्स वालों के कैपिटल की पेमेंट
होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट अ सेकेंड, इसे मिटा दूँ ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। लेकिन पूरे नोट्स आप लोग अच्छे से बनाए करिए, क्योंकि नोट्स आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप एमसीक्यू भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो जब फीचर्स की देखिए बात की जाएगी तो सबसे पहला प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स ऑप्शंस फॉर शेयर होल्डर्स, यानी कि इनको देखिए प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स मिलता है। जैसे कि अभी मैंने बताया प्रेफरेंस शेयर्स वालों को देखिए डिविडेंड पहले मिलेगा, इक्विटी वालों को बाद में मिलेगा, तो इसीलिए इनका देखिए प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड के ऊपर। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर डू नॉट हैव द राइट टू वोट। जब भी कंपनी की जनरल एनुअल मीटिंग होती है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को कोई भी अधिकार नहीं होता है वोट करने का, सिर्फ इक्विटी शेयर्स होल्डर को होता है उनके शेयर्स के 20% के बराबर का। हैव अ राइट टू क्लेम द एसेट्स इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि दे हैव, वो आगे होगा सॉरी, दे हैव राइट टू क्लेम, यानी कि जब कंपनी का लिक्विडेशन समापन वाइंडिंग अप होता है तो उस समय इनके पास यह अधिकार होता है कि वह कंपनी के संपत्ति के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। ओके, फिक्स डिविडेंड पेड आउट ऑफ शेयर होल्डर्स, आउट फॉर शेयर होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड। ओके, तो जब इनको क्या होता है कि जो डिविडेंड पे किया जाता है वो एक फिक्स रेट से किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे प्रेफरेंस शेयर्स जहां भी लिखा होता है उसके आगे कुछ ऐसे परसेंटेज करके लिखा रहता है, 6%, 8%, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट से उनको हर साल उनके पेमेंट की भुगतान की जाती है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो एज यूजुअल मैं हमेशा कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा पर्सनल टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से क्वेरी कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे से मैसेज करके पूछ सकता है। ओके, अब देखिए हमारा टॉपिक आता है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये देखिए आप लोग बीकॉम में भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन कोई नहीं, एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट 2013, ओके, सेक्शन 55 के अनुसार देखिए क्या कहता है कंपनीज एक्ट के बारे में। एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर दूं ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकें। जी, तो अब इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, नाउ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं ऊपर, तो उसकी वीडियोस अगर नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी पुरानी वीडियोस के, वहां से आप लोग जाके प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ओके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को तब ये वीडियो समझ में आएगी। तो देखिए, नाउ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन इशू एनी प्रेफरेंस शेयर्स विच आर रिडम्बल, इरिडम्बल, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 25 के अनुसार कंपनी अब इरिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। ये याद रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 55 में हमारा बताता है वो यह बताता है कि कंपनी अब इरिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। आगे देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, बोला इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ऑथराइज, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज यानी कि अधिकार दे रहा है आपको कि हाँ आप इरिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। ओके, तो यह शेयर्स याद रखिएगा 20 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए इशू नहीं किया जा सकता है। यह भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि तो याद रखिएगा अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रावधान दिया गया है कि हाँ कंपनी इरिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, तो वो याद रखिएगा कि सॉरी तो उसको 20 साल के अंदर कंपनी को रिडीम्ड करना पड़ेगा, यानी कि वो लाइफ टाइम के लिए रिडेम्बल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स ये रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर्स बन जाएगा, तो 20 साल के भीतर ही कंपनी को उसका रिडम्पशन करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग। हाउएवर अ कंपनी इंगेज्ड इन द सेटिंग अप एंड डीलिंग विद द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 years बट नॉट एक्सीडिंग 30 years, यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी
अगर कोई ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत है, काम कर रही है, ओके, तो ऐसी कंपनियां प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो 20 साल से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। तो मैक्सिमम लिमिट इनकी 30 साल अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो, ओके। आगे देख लेते हैं रूल्स ऑफ इशू। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए क्या क्या रूल्स, क्या क्या नियम, क्या क्या प्रावधान है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कि कंपनी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट, यानी कि पेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट रुकावट नहीं होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ सच इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स द कंपनी हैज नो सब्स्टिट्यूटिंग डिफॉल्ट ईदर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स ड्यू ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि जब भी कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रही है तो कंपनी के पास कोई भी पुराना प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड या उनके कैपिटल का ड्यू नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा कंपनी पेमेंट कर दी हो, तभी वो पेमेंट नया प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अ कंपनी इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स शैल सेट आउट इन द रेजोल्यूशन द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटिंग टू सच शेयर्स, ओके। अब देखिए क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इनको देखिए प्रियोरिटी दी जाएगी पेमेंट में डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के इक्विटी शेयर्स के अपेक्षा। ये देखिए मैं पहले भी बताया था आपको कि इनको देखिए पहले प्रियोरिटी दी जाएगी कि सबसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, और अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है तो इनके कैपिटल का भुगतान भी सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो इक्विटी शेयर्स वालों को दिया जाएगा। अगर कंपनी के पास कोई सरप्लस फंड है, एक्स्ट्रा फंड है, तो उसमें भी इनका हिस्सा बनेगा। नेक्स्ट, द पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एसेट्स एंड प्रॉफिट। अगर कंपनी का पास कोई सरप्लस एसेट्स और कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा लाभ है तो उसमें भी देखिए इनका हिस्सा बनेगा। और ऑन वाइंडिंग अप विच में रिमेन आफ्टर एंटायर कैपिटल हैज़ बीन रीपेड, और फिर उसके बाद से जब कंपनी आपका वाइंडिंग अप होगी तो इनका पूरा का पूरा कैपिटल भुगतान कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स ऑन क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस, यानी कि इनके जो डिविडेंड का भुगतान होगा वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा और या नॉन क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा। द कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स को या तो हम लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। याद रखिएगा प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, बट इक्विटी शेयर्स कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये देखिए इसके कुछ डिटेल्स और पॉइंट हैं, इसको भी मैं रेज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकें। नोट्स बार बार कहता हूँ आप लोग अच्छे से बनाए करिए, तभी आप लोग एमसीक्यू अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और एग्जाम में आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षा देनी हो एमकॉम के लिए, बार बता दे रहा हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, या डीडीयू हो हमारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी, या एलयू हो लखनऊ यूनिवर्सिटी, या और भी जो भी आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो ये बेस्ट है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जान रहे हैं आपका CUET के थ्रू अब एडमिशन होगा, उन सब में एमकॉम की परीक्षा के लिए एकदम रामबाण क्लासेस हैं जिसमें आपको थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के साथ तैयारी मिल रही है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करिए, और वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम के 4 बजे आप लोगों के लिए एकदम हेल्पफुल क्लासेस चलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखिए हमारा पॉइंट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक्चुअली देखिए पीपीटी बनाने में बहुत समय लग रहा था, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट नोट से ही इसको ले लिया। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन लेट डाउन इन रिगार्ड टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं इन रिगार्ड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहला तो है आपका सोर्स ऑफ रिडम्पशन, ओके। तो नो रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पज ऑफ सच रिडम्पशंस। यानी कि कंपनी देखिए जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करेगी वो कंपनी प्रॉफिट से कर सकती है, या इसके लिए कंपनी देखिए फ्रेश शेयर्स इशू करेगी,
तब जाके ये कंपनी रिडम्पशन कर सकती है, फंड जुटाएगी। ओके, इन शॉर्ट। नेक्स्ट देखिए आप सर, नेक्स्ट देखिए आपसे कह रहा है फुल्ली पेड शेयर्स, यानी कि नो रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स का तब तक आप रिडम्पशन नहीं कर सकते जब तक वो फुल्ली पेड ना हो गया हो। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सिर्फ 75 रुपए ही कॉल किए हुए हैं, 25 रुपए बचे हुए हैं। तो जब तक ये 25 रुपए भी आप मांग के अपना 100 रुपए पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक आप कंपनी कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं कर सकती, यानी कि पूरा का पूरा पैसा आपको कॉल्ड अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, सीआरआर के बारे में देखिए क्या कह रहा है प्रोविजन, कि वेयर रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रपोज्ड टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जब ऐसा कंपनी प्रपोज करके रखी है कि कंपनी का जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा वो प्रॉफिट में से होगा, कहां से होगा, प्रॉफिट में से होगा, तो देयर शैल बी ट्रांसफर्ड आउट ऑफ सच प्रॉफिट अ सम इक्वल टू नॉमिनल अमाउंट ऑफ सच शेयर्स टू बी रिडीम्ड। तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रॉफिट में से जो प्रेफरेंस शेयर्स का नॉमिनल अमाउंट है वो यूटिलाइज करेगी रिडम्पशंस के लिए। और रिजर्व टू बी, और ये देखिए जो इसके लिए जो कंपनी रिजर्व बनाएगी उसी रिजर्व को हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सम टाइम देखिए क्या होता है, कंपनी ने 100 रुपए के तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, बट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इन सम सर्कमस्टांसेस कंपनी को 105 या 110 रुपए पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा 5 रुपए 10 रुपए होता है वही प्रीमियम कहलाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये 5 रुपए 10 रुपए देखिए कहाँ से आएंगे, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे आपको, उससे संबंधित नियम आइए देख लेते हैं कि कंपनीज कंप्लाइंग with the prescribed accounting standards. Okay, so in case of such class of companies as may prescribed and whose financial statement comply with the accounting standards prescribed for such class companies under section 133, if any premium, अब ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, if any premium is payable on redemption then it shall be provided for out of the profit of the company before the shares are redeemed, यानी कि अगर कंपनी को देखिए प्रीमियम का भुगतान करना है तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा, कंपनी को अपने प्रॉफिट में से ये प्रीमियम का पैसा निकालना पड़ेगा रिडम्पशन के पहले। ओके, दूसरा पॉइंट देख लीजिए इसी का, कि कंपनी नॉट फॉलिंग अंडर द एबव द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन शैल बी प्रोवाइड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिफोर, यानी कि देखिए दूसरे में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से भी उस प्रीमियम जो 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे थे उसकी भुगतान की जा सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्जन इनटू प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि कन्वर्ट कर देना प्रेफरेंस शेयर्स में। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सबसेक्शन 3, वेयर अ कंपनी इज नॉट पोजीशन टू रिडीम्ड एनी प्रेफरेंस शेयर्स, अगर कंपनी की पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर पाए और डिविडेंड भी पेमेंट कर पाए, तो शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू इट मे इशू फर्दर रिडम्बल shares equal to the amount due including the dividend thereon in respect of the unredeemed preference shares with the consent of holders of 3/4 in value of such preference shares and with the approval of the National Company Law Tribunal on a petition made by the company in its behalf। यानी कि कंपनी के पास सिंपल सी चीज़, मोरल ऑफ द स्टोरी समझिए कि कंपनी को देखिए अपने प्रेफरेंस शेयर्स का भुगतान करना है, चाहे वो डिविडेंड का हो या कैपिटल का हो, बट कंपनी के पास पैसे ही नहीं है कि करेगी। तो इसके लिए कंपनी क्या करेगी, जो उसके प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है उसमें से 75% लोगों की रजामंदी लेगी। रजामंदी लेने के बाद से क्या करेगी, कंपनी नए प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेगी, इन दोनों के टोटल अमाउंट को मिलाकर जितनी भी अमाउंट की नीड होगी, तो उतने रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करेगी और इसमें कंपनी परमिशन लेगी इसका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का। फिर उसके बाद से कंपनी क्या करेगी, नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पुराने प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर का डिविडेंड और कैपिटल का भुगतान कर देगी। नेक्स्ट देखिए, नो चेंज इन कैपिटल। ओके, तो इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 55 क्लियरली डिक्लेयर्स फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स
that the issue of further redeemable shares or the redemption of preference shares under this section shall not be deemed to be an increase or reduction as the case may be in the share capital of the company. ओके, तो यानी कि देखिए जब कंपनी क्या बोलते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करेगी तो इस सेक्शन के हिसाब से कि कंपनी की जो कैपिटल होगी वो इंक्रीज या डिक्रीज में पोजीशन में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि कंपनी देखिए एक नए शेयर्स को ही नहीं इशू करके आपका पुराना भुगतान कर रही है, तो इससे क्या होगा, पुरानी वाली लायबिलिटी तो खत्म हो जाएगी लेकिन उतने ही रुपए की देखिए नई लायबिलिटी आ जाएगी, तो इसलिए कंपनी के कैपिटल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 द CRR अकाउंट में बी अप्लाइड बाय द कंपनी इन पेइंग अप अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू द मेंबर्स ऑफ कंपनी एज फुली पेड बोनस शेयर्स। यानी कि जो अनइशू, अगर मान लीजिए CRR है, फंड में पैसे हैं जो कंपनी अभी तक शेयर्स देखिए इशू नहीं कर रखी है, वो पड़े हुए हैं, तो कंपनी क्या करेगी, एज अ बोनस शेयर्स अपने ही कर्मचारी को इशू कर देगी। सिंपल सी चीज़, कर्मचारियों को नहीं, सॉरी एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को कर देगी, अपने मेंबर्स को कर देगी, कर्मचारियों को नहीं, शेयर्स होल्डर को करेगी। फिर कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के देखिए कुछ कंडीशंस दिया है। तो सबसे पहला कंडीशंस क्या कहता है कि एट अ फिक्स टाइम ऑन द हैपनिंग ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट, यानी कि एक फिक्स टाइम, जैसे मान लीजिए 10 साल बाद 15 साल बाद आपको रिडम्पशन करना है तो उतने टाइम बाद ही आप रिडम्पशन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। एनी टाइम एट द डेट ऑफ कंपनीज ऑप्शन, लेकिन जब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन है कि अगर कंपनी चाहे तो एनी टाइम उनका रिडम्पशन कर सकती है। एट एनी टाइम द शेयर होल्डर ऑप्शन, और जब शेयर होल्डर के पास यही ऑप्शन होगा तो शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग ये होगा। नेक्स्ट देखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कंपनी इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। ओके, जो अभी हम लोग पढ़े कि 20 से 30 साल तक का इनका होता है। A company engaged in setting up dealing with infrastructural projects may issue preference shares for a period exceeding देखिए 20 years but not exceeding 30 years, subject to the redemption of minimum 10% of such preference shares per year from 21st year or onward or earlier or proportionate basis एट ऑप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, तो वही चीज़ बोल रहा है कि 20 साल बाद देखिए कंपनी कर सकती है, 21वें साल से उनको एक्स्ट्रा पैसे कुछ पेमेंट करने पड़ते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो इतना फिलहाल आप लोग को ध्यान नहीं देना, इतना आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये पूछ सकता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि रिडम्पशंस के लिए देखिए कुछ वो दिए हुए कंडीशंस। तो सबसे पहले रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट से देखिए आप रिडम्पशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे उनका इस्तेमाल करेंगे, लाइक स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इंश्योरेंस फंड से आप लोग उनका भुगतान करेंगे। वेट अ सेकेंड, फिर दूसरा देखिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, फिर एम्प्लॉयज कंपनसेशन फंड, फिर वर्कर्स एक्सीडेंट फंड्स। ओके, ये सारे फंड से यूटिलाइजेशन ये होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखिए आपसे बोला है व्हेन द रिडम्पशन ऑफ रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर इज डन बाय मेकिंग द कैपिटल अवेलेबल फ्रॉम दीज अकाउंट्स देन द एक्सपेक्टेड कैपिटल बीइंग ट्रांसफर्ड इन फर्स्ट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी कि इन सारे फंड से अगर हम लोग रिडम्पशन कर रहे हैं, ठीक, तो इनका पैसा देखिए हम लोग CRR में ले जाकर क्या कर देंगे, लास्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, जब आपके पास से फंड की अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी तब कहाँ से करेंगे अपना रिडम्पशन, तो वो देखिए उसके लिए यहाँ बना हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट का भी यूज़ होगा, शेयर फॉरफीटेड अमाउंट का भी यूज़ होगा, प्रॉफिट पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उससे भी पैसा ले सकते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट से भी ले सकते हैं, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व से भी, और इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व से भी। तो जब कंपनी के पास फंड अवेलेबल नहीं होगा तो इन सब जगह से भी पैसा कंपनी यूटिलाइज कर सकती है फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आगे बढ़ते हैं। या तो देखिए कंपनी नए शेयर्स को इशू करके कर सकती है, अभी पीछे भी हम लोग पढ़े हैं। आगे देख लेते हैं। पेइंग द प्रेफरेंस शेयर्स बाय इशूइंग न्यू शेयर्स एंड प्रॉफिट्स, कंपनी वही चीज़ कि देखिए जो प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट होगा वो नए शेयर्स को इशू करके होगा, प्रॉफिट से भी और प्रॉफिट से भी होगा। अब ये चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से डायरेक्ट MCQ का क्वेश्चन बनता है। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स,
तो पहला मेथड तो होता है भैया कि डिविजिबल की प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ डिविजिबल प्रोजेक्ट्स नहीं एक्चुअली होगा, ये प्रॉफिट्स होगा कि प्रॉफिट में से वो कर सकती है। दूसरा फ्रेश शेयर इशू करके कर सकती है। तीसरा या तो प्रॉफिट में से करे या नए शेयर्स को इशू करके, मतलब दोनों करे, दोनों मिलाकर करे कि कुछ का पेमेंट कर दे प्रॉफिट में से और कुछ को शेयर्स इशू कर दे, या टोटल कन्वर्जन के थ्रू। कन्वर्जन बोले तो प्रेफरेंस शेयर्स को पूरा का पूरा इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दे। अब देखिए कैसे इनकी एंट्रीज होती है। तो सबसे पहले अगर नया शेयर इशू कर रहे हैं आप तो उसकी एंट्री, मतलब रिडम्पशन के लिए नया शेयर इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तभी होगा जब आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे इशू करेंगे, इसीलिए देखिए आगे लिखा है इफ एनी। तो नॉर्मल एंट्री अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे बोल रहा है रिडम्पशन ऑफ शेयर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट में से बांटना। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल, मतलब कोई भी फंड आपके पास अवेलेबल होगा, सॉरी रिजर्व अवेलेबल होगा, वो उस पैसे को देखिए हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, जैसे ऊपर थ्योरी में हम लोग देखे थे। तो ये डिविजिबल बाय प्रॉफिट हो जाएगा। फिर अगर देखिए कोई प्रोविजन बनाना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन से रिलेटेड, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट या जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। यानी कि मान लीजिए 100 रुपये का जो शेयर्स था, प्रेफरेंस शेयर्स था, उसकी पेमेंट आपको 105 रुपये करनी है, तो जो 5 रुपये देखिए एक्स्ट्रा आपके बनेंगे वो देखिए उसकी भरपाई आपकी यहाँ से कर सकती हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से या जनरल रिजर्व से, फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ रिडम्बल प्रेफरेंस कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो इसकी एंट्री देखिए क्या होगा, रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो इनकी फेस वैल्यू होगी। दूसरा अगर कोई प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं तो वो, तो प्रीमियम का अमाउंट, और टोटल रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर जितना उनको पेमेंट करना है। फिर उसके बाद से इनकी पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करने के बाद से देखिए रिसीवर हमेशा डेबिट हो जाता है, तो रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर उसके बाद से क्या बोलते हैं, अगर कंपनी को एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कोई प्रॉफिट हो रहा, सॉरी प्रॉफिट नहीं है, वेट अ सेकेंड, हाँ, कि टू मेक पार्टली पेमेंट, जैसे कंपनी क्या कर रही है, पूरा पैसा ना देकर कुछ शेयर्स दे देगी इन शॉर्ट, तो कुछ पैसे शेयर में दे दे और कुछ पैसे लिक्विड कैश में दे दे, तब एंट्री क्या होगी कि तब देखिए रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल अकाउंट कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनल अकाउंट। ओके, तो ये पूरा का पूरा देखिए आपका था प्रेफरेंस शेयर्स का। प्रेफरेंस शेयर्स का देखिए हम लोग इशू देखें, उनका रिडम्पशन देखें, तो ये सारी चीज़ें प्रेफरेंस शेयर्स की थी। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना डिबेंचर का पॉइंट। ओके, कॉपी पेन लेके बार बार आप लोगों से बोलता हूँ नोट्स बनाकर बैठा करिए, क्योंकि जब तक आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, बीएड करने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, तो अपने अंदर खुद पहले वो पढ़ने की भूख लाइए कि या आई कैन, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो भूख नहीं आएगी तब तक आप बच्चों के अंदर वो भूख कैसे लगाएंगे। तो दैट्स वाई वो भूख लाइए अपने अंदर कि हाँ मेरे को पढ़ना है। वो खाने वाला बुक मत सोचिएगा, पढ़ाई वाली बुक सोचिएगा। तो वो लाइए डेडिकेशन कि हाँ मेरे को पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी पढ़ाएंगे, या आगे जो भी परफॉर्म करना लाइफ में उसको अच्छे से करेंगे। इसलिए अच्छे से कॉपी पेन्स लेकर नोट्स बनाइए ताकि एक एक पॉइंट आप लोगों का प्रॉपरली क्लियर हो। ओके, और कुछ समझ में नहीं आते तो मैं हमेशा कहता हूँ आप हम लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर मैंने आपको बताया था, या टेलीग्राम पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ओके, अब शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स क्या होता है कि द टर्म डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स डेबर विच रिफर्स टू बोरो, यानी कि डिबेंचर शब्द की उत्पत्ति देखिए एक लैटिन शब्द से हुई है, जिसका लैटिन भाषा में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है डेबर, जिसका अर्थात होता है बोरो। बोरो मतलब किसी से लेना। अ डिबेंचर इज रिटन टूल, ये देखिए एक रिटन प्रपत्र होता है जो डेप्थ को एक्सेप्ट करने के लिए बनता है। जनरल ऑथेंटिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, और ये देखिए सामान्य ऑथेंटिकेशन यानी कि पहचान होती है, यहाँ जिसके पास यह कागज है वो इस कंपनी का ऋण पत्र अधिकारी है, डिबेंचर्स होल्डर है, यानी कि जिसके पास डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट होता है तो कंपनी ऐसा मानती है कि हाँ यह कंपनी का
डिबेंचर्स होल्डर है, कंपनी की लाइबिलिटी है, ठीक। It comprises of an agreement for repayment of principal after a particular period or at intermission or at an option of the enterprise and for the payment of interest as fixed rate due to usually either yearly or half yearly। यानी कि जो कंपनी होती है उन कंपनी को यह लाइबिलिटी होती है कि इनका देखिए जो भुगतान, एक एग्रीमेंट होता है, पहली बात जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो और जो कंपनी के कंपनी होती है उनके बीच में देखिए एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद से आपके जो अमाउंट है उसका रीपेमेंट कर दिया जाएगा और इन पे देखिए इनको इंटरेस्ट भी दिया जाता है एक फिक्स रेट से जो ईयरली और हाफ ईयरली होता है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, अभी तक देखिए फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में भी शेयर किया करिए और वीडियोज़ पसंद आती है सो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ देखिए सिक्योरिटी, तो सबसे पहले सिक्योरिटी के बेसिस पे देखिए डिबेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स देखिए क्या होता है, सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दैट काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स वेयर अ चार्ज इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रॉपर्टीज और एसेट्स ऑफ द इंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ एनी पेमेंट। यानी कि सिक्योर्ड डिबेंचर्स देखिए जो होते हैं इनका चार्ज, इनका अधिकार होता है कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स पर। अगर कंपनी इनका पेमेंट देखिए नहीं कर रही है तो इनका अधिकार है कि वो उस एसेट्स पे दावा कर सकते हैं। दूसरा देखिए अनसिक्योर्ड, कि इनके पास देखिए कोई भी चार्ज नहीं होता है फिक्स्ड एसेट्स पे, सिंपल सी चीज़। अब ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के बेसिस पे सबसे पहला रिडम्बल डिबेंचर्स, कि दीज डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स दैट आर ड्यू ऑन द सर्टन ऑफ द टाइम फ्रेम either in a lump sum or in installment during the lifetime of the enterprises। यानी कि इसमें क्या होता है कि कंपनी जो रिडम्बल डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी को एक फिक्स टाइम के बाद इनके कैपिटल की रीपेमेंट करनी होगी। वो दो मेथड से होता है, या तो लमसम कर दीजिए, पूरा पैसा एक साथ दे दीजिए, या इंस्टॉलमेंट में दीजिए, ओके, बट देना है एक फिक्स टाइम के बाद। नेक्स्ट देखिए इररिडेम्बल डिबेंचर, जस्ट इसका उल्टा, कि दीज डिबेंचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड परपेचुअल डिबेंचर्स। यहाँ देखिए एमसीक्यू का क्वेश्चन बन गया, सीधे आपसे पूछ सकता है कि बताइए इररिडेम्बल डिबेंचर्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है आपका परपेचुअल डिबेंचर्स से। ओके, द कंपनी डजंट गिव एनी अटेम्प्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी एक्वायर्ड और बोरोइंग बाय सर्कुलेटिंग सच डिबेंचर्स। यानी कि इन पे देखिए कंपनी कोई भी अधिकार नहीं देती है कि हम आपका भुगतान करेंगे कंपनी के जीवन काल में, लेकिन जब कंपनी देखिए वाइंडिंग अप के लिए जाती है तब इनको इनकी पेमेंट करनी होती है। यानी कि इनका जो पेमेंट होगा एकदम वो कंपनी के समापन के समय होगा। तो इसीलिए देखिए अभी हम लोग पढ़ें कि कंपनी अभी रिडेम्बल डिबेंचर्स इशू नहीं करती सकती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में था वैसे डिबेंचर्स में भी है, लेकिन ये होता है क्योंकि ये डिबेंचर है वो शेयर था। नेक्स्ट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर सबसे पहला कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स विच चार्जेबल टू द इक्विटी शेयर्स changeable to equity shares or in other security either at the choice of the enterprise or the debentures holder are called convertible debentures। यानी कि वह debentures holder या debentures जिनको हम लोग इक्विटी शेयर्स या किसी अन्य सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन द चॉइस ऑफ द कंपनी या debentures होल्डर के बेसिस पे, तो वो आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है, तो इनको देखिए हम लोग कांट बी चेंज्ड इनटू शेयर्स। तो ऐसे शेयर डिबेंचर्स को जिनको हम लोग शेयर्स या सिक्योरिटी में चेंज नहीं कर सकते हैं वो आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आपका ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्या है स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स। तो सच डिबेंचर्स आर सर्कुलेटेड विथ अ मेंशन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इज नोन एज कूपन रेट। यानी कि वह डिबेंचर्स जिन पे देखिए हम लोग एक फिक्स रेट से, जैसे 6% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर, एक फिक्स रेट से देखिए इनका भुगतान करते रहते हैं इंटरेस्ट का, वही आपका स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स होता है। और दूसरा देखिए आपका जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, तो इनका देखिए जो भुगतान होता है वो एक दीज डिबेंचर्स डोंट नॉर्मली कैरी अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका देखिए कोई पर्टिकुलर रेट नहीं होता इंटरेस्ट का। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द इन्वेस्टर सच टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर सर्कुलेटेड एट अ कंसिडरेबल डिस्काउंट एंड डिफरेंट बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू
एंड द सर्कुलेटेड प्राइस ट्रीटेड एज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो इसकी नॉमिनल वैल्यू है, ठीक, नॉमिनल वैल्यू है मान लीजिए 100 रुपये, लेकिन इसकी सर्कुलेटिंग वैल्यू 105, यानी कि मार्केट में इसकी 5 रुपये वैल्यू चल रही है, तो जो इसके बीच का डिफरेंस होगा वही उसका इंटरेस्ट बन जाता है। और लास्ट देख लीजिए आपका, लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी और ट्रांसफरेबिलिटी और रिकॉर्ड्स के हिसाब से डिबेंचर्स का क्लासिफिकेशन या टाइप्स। तो सबसे पहला रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, तो द डिबेंचर्स विच आर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड पेबल टू द रजिस्टर्ड होल्डर्स आर कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, यानी कि वह डिबेंचर्स होल्डर जिनका सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन होता है या कुछ भी आप बोल लीजिए जो उनका प्रमाण होता है वो आपका कंपनी के बुक्स में एंटर होना चाहिए, प्लस वो देखिए कंपनी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ये सारे डिबेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स या ऋण पत्र जो होते हैं वो रजिस्टर्ड कहलाते हैं। इनका जो पेमेंट होता है वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपनी के बुक में रजिस्टर्ड है, ओके, उन्हीं को इसका भुगतान होता है, किसी और पर्सन को नहीं होता। जो रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं को ये इसका पेमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए बियरर डिबेंचर्स, तो बियरर डिबेंचर्स वो होते हैं तो जिसके पास वो डिबेंचर का सर्टिफिकेट होता है उसी को पेमेंट कर दो। जैसे मान लीजिए ए ने डिबेंचर्स को ए ने क्या बोलते हैं एक डिबेंचर्स होल्डर है, लेकिन ए का सर्टिफिकेट देखिए बी के पास चला गया गलती से या गिर गया किसी तरह से या इसको ही दे दिया, कुछ भी हो, वो सर्टिफिकेट ए की जगह बी के पास चला गया, तो बी जाकर देखिए एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन उससे रीपेमेंट ले लेगा कैपिटल का। तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, बियरर का मतलब है जिसके पास वो होगा उसी को कंपनी पेमेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड बियरर डिबेंचर्स। लेकिन इंटरेस्ट हमेशा इसके होल्डर्स को पे किया जाता है, नहीं, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा इंटरेस्ट भी कंपनी उसी को देगी। ओके, तो ये देखिए हमारे डिबेंचर्स के टाइप्स हैं। अभी डिबेंचर्स का रिडम्पशन बचा है वो हम लोग कल की क्लासेस में देख लेंगे। ओके, और जैसे कि मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि ये क्लास देखिए डेली की डेली हमारी शाम के 4 बजे चल रही है रेगुलरली। तो अभी तक अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए देखिए, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने MCQ भी करा रखे हैं अच्छे से और थ्योरी भी पढ़ा रखी है, और सबका आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है सो गो एंड फॉलो देयर। इंस्टा यूजर ID हमारा स्वास्थ्य कॉमर्स क्लास। किसी बच्चे को पर्सनल क्वेरी करनी है तो मेरे से पूछ सकता है डायरेक्ट, विकास_3। और PDF के MCQ के PDF के लिए आप लोग स्वास्थ्य 0421 चैनल को फॉलो कर सकते हैं एट टेलीग्राम। ओके, सो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, और ये क्लास देखिए निरंतर शाम के 4 बजे, बार बार बता रहा हूँ, डेली की डेली हमारी चलती है, और ये सब बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम B.Ed, M.Com, B.Com और CUET में बैठेंगे कॉमर्स के लिए। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सकें। ओके, थैंक यू, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।